नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उत्तराखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट और कुटुंब न्यायालय परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट कराया हुआ है। इसके बाद ये इसका पार्ट सेकंड है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं। इसमें हम पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं और जिस पैटर्न पर हमें अपनी तैयारी करनी होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी के सही आंसर, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं उनको सबको कराने वाले हैं। जितना भी इसमें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हम सब कराने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर है, इससे पहले की वीडियो में इससे ऊपर के प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें। सबसे पहले प्रश्न है, नबार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो नबार्ड आप जानते होंगे, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बन चुका है। और एक तो ये बन चुका है कि नबार्ड का संबंध किससे है। एक प्रश्न ये है, नबार्ड का पूरा नाम क्या है? ठीक है। और एक उसकी समिति की सिफारिश, स्थापना। 4 प्रश्न इससे बन चुके हैं। नबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि, नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, नबार्ड की स्थापना दोस्तों बी शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दोस्तों, आपको वर्ष ही नहीं बल्कि इसकी डेट भी याद रखती है, क्योंकि ये भी पूरा आ जाता है। तो 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और शिवारामन जो समिति थी उसकी सिफारिश पर यह हुआ था। ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई है। नबार्ड नहीं भी दे सकता है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगला है कि समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना को शुरू करने की सिफारिश की थी। तो वो कौन सी समिति थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरवी गुप्ता समिति। तो जो थी 1998 में नबार्ड द्वारा आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत की गई थी। और कभी कभी कंप्यूटर में ये भी पूछ सकता है कि क्या है, पूछा है सीवीवी, आप जानते होंगे। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो किसी भी कार्ड के पीछे रहता है, तो ये भी कभी पूछ लेता है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या जो विस्फोट होता है उसका मुख्य कारण है उच्च प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट। इसके कारण जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं है कि विस्फोट हो रहा है, इस चीज को आप जरूर समझना। जनसंख्या का मतलब होता है कि बढ़ती जनसंख्या, मतलब इतनी ज्यादा ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो हाई फर्टिलिटी और मृत्यु दर में गिरावट होने के कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट का मूल कारण उच्च जन्म दर और प्रजनन के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी हो रही है। क्योंकि चिकित्सा में सुधार हो गया है, इलाज मिल रहा है, जिससे कि काफी चीजें आसानी से ठीक हो रही है। जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनका इलाज भी किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव रहता है। तो जिनका पॉजिटिव हो जाता है तो वो बच जाते हैं। डायबिटीज है, उसमें भी काफी ऐसे केस होते हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि मृत्यु दर में थोड़ा कमी हो गई है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण हो रही है। और प्रजननता ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिमाण है? तो परिमाण एक परिमाण होता है
परिमाण का मतलब होता है, इसका मतलब मात्रा होता है, और जो वो परिमाण होता है उसका मतलब होता है सबूत। तो निम्नलिखित में से ये हिंदी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक परिमाण का मतलब क्या होता है और इस परिमाण का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक का मतलब होता है मात्रा, दूसरे का मतलब होता है परिमाण, मतलब कुछ उत्तर निकलना उसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का परिमाण है? तो दोस्तों जो आपका शहरी क्षय एवं ग्रामीण जनसंख्या ह्रास है, ये आपका औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है कि जो औद्योगिक और नगरीकरण का परिमाण है, मतलब सबूत जिसे कहा जाता है कि औद्योगिकरण हो रहा है और नगरीकरण हो रहा है, इसका मेन सबूत क्या है? तो इसका मेन सबूत है कि ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास, रूरल जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका ह्रास हो रहा है और शहरी क्षय होता है, तो जिसके कारण ये औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिमाण हो रहा है। अगला प्रश्न है, अपिको आंदोलन का उद्भव हुआ था। तो अपिको आंदोलन का उद्भव दोस्तों कर्नाटक में हुआ था। जैसे आपका चिपको आंदोलन है, उसी प्रकार ये अपिको आंदोलन भी था। तो जो भारत में चिपको आंदोलन के जो प्रेरित करता है वो किसके लिए करता है? वो पर्यावरण से करता है। और जो अपिको आंदोलन था ये 1983 में दोस्तों हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में हुआ था। ये पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अधिनियम कब हुआ? तो नियंत्रण अधिनियम का अधिनियमन कब हुआ? तो वो हुआ दोस्तों आपका 1981 में। भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में पारित किया गया था। 1987 में इसमें संशोधन कर ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का पीएच मान क्या होता है? तो एसिड रेन का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपका 5.6, ठीक है। 5.6 से ये क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो पीएच मान 5.6 से कम होता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है आपके टोपोस्फियर। जो क्षोभ मंडल होता है ना, टोपोस्फियर, तो वो होता है आपका सबसे निचली परत। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, तूफान और इसी परत में रहती हैं। दोस्तों एक बार ये प्रश्न बन रहा हुआ था कि समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल नहीं, यही ऑप्शन थे, ठीक है। इसमें लिखा था कि कौन सी परत ऐसी है जिसमें तापमान एक समान रहता है? तो वो कौन सी परत थी, ठीक है। तो एक समान परत, एक उसमें ऑप्शन था एक समान ताप परत, ठीक है। एक समान ताप परत उसमें एक ऑप्शन था, और एक ये समताप मंडल, क्षोभ मंडल और वो जो आयन मंडल, ये भी प्रकार थे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था आपका समताप मंडल। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से इसको दे दिया था, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, ये परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगला है आपका कुडानकुलम प्रसिद्ध है। तो कुडानकुलम किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये परमाणु शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु के तिरुरन वैली जिले में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे रूस से क्या होता है? सहयोग से बनाया है। अब कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है, कुडानकुलम कुडानकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें किस देश ने सहायता की थी, ठीक है, इसको बनाने में? ये किस देश के सहयोग से बना है? तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, पंजाब की महत्वपूर्ण नगदी फसल क्या है? तो दोस्तों पंजाब की जो महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो आपका कपास है, ठीक है। तो कपास पंजाब की महत्वपूर्ण नगदी फसल है। पंजाब के मालवा क्षेत्र में कपास जो होता है, तो कपास एक प्रमुख नगदी फसल के रूप में उगाई जाती है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और नाम क्या है?
तो वो है दोस्तों इसका ध्रुवीय जलवायु। पोलर क्लाइमेट जो होता है, टुंड्रा किस्म की जलवायु होती है। टुंड्रा जलवायु को ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका और अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वोच्च धातुकर्मीय कोयला भंडार गृह के रूप में देश में जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है आपका झरिया कोयला क्षेत्र। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र भारत में सर्वोत्तम प्राइमरी धातुकर्मीय कोयले के भंडार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां एवं मिकर पहाड़ियां निम्न में से किस पठार के हिस्से है? तो दोस्तों ये है मेघालय का जो पठार है उसके हिस्से में है। गारो खासी, जंतिया और जो मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में मेघालय पठार और सियोलंग पठार के भाग हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विचार दिए कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि अनेकों सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है? तो दोस्तों ये दिया था आपका थॉमस माल्थस ने। तो जो थॉमस माल्थस थे ने प्रसिद्ध सिद्धांत में तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामिति घातीय अनुपात में बढ़ती है, जो संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डालती है। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो यूकेएसआई परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, यूकेपी में भी पूछा जा चुका है, पटवारी में पूछा जा चुका है, आपका ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है, सीटेड में पूछा जा चुका है, यूटेड में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में ये पूछा जा चुका था। इस प्रकार से नहीं, ये एलिगेशन मेथड के रूप में इसमें पूछा जा चुका था। यूपीएससी सीएपीएफ एससी में पूछा गया था, एसएससी जेडी में पूछा जा चुका है, बहुत जगह ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है। और एक एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना। भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों ये सतलुज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ एक विशाल कंक्रीट गुंजे बांध है। अगला है दोस्तों, पाक डमरू जो जल डमरू मध्य है, कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो पाक जो जल डमरू मध्य द्वारा कौन कौन से देश जुड़े हैं? तो दोस्तों इससे जुड़े हैं भारत और श्रीलंका। अब दोस्तों आप जानते हो कि जल डमरू मध्य क्या होते हैं, जल डमरू क्या होते हैं? दोस्तों ये जैसे जैसे इधर पानी होता है, इधर मिट्टी, इधर भी मिट्टी, तो जैसे जैसे ये इधर इधर आते हैं ना, तो पानी थोड़ा भाग ऊपर उठ जाता है, इसका भाग ऊपर उठ जाता है, पानी नीचे चला जाता है, ये जल डमरू मध्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, ये पानी यहाँ से जाता है। ठीक है, तो भारत और जो श्रीलंका होती है, पाक डमरू मध्य होते हैं। इसको मैं ढंग से समझा नहीं रहा क्योंकि आपको तो आ ही जाता होगा, काफी नॉर्मल है। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे भी एक प्रश्न बना हुआ है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसको पार करने पर 1 दिन का अंतर आता है। ठीक है, अगला है, दिसंबर माह में कौन सा स्थान सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त करता है? दोस्तों तो जो चेन्नई है, चेन्नई सबसे ज्यादा सौर प्राप्त करता है। दिसंबर में सूर्य मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है और भारत में जो स्थान भूमध्य रेखा के जितना करीब दक्षिण में होगा वो उतना ही अधिक सौर ताप मिलेगा। अतः चेन्नई दक्षिण भारत में सबसे अधिक सौर ताप वाला क्या है, सौर ताप मतलब यहाँ मिलेगा। कब ये मिलेगा आपको? कब? दिसंबर माह में। अगला प्रश्न है, अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम वाटर ग्रिड किस क्षेत्र में बनेगा? तो अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम जो वाटर ग्रिड बनेगा वो महाराष्ट्र के मराठावाड़ में बनने वाला है। सूखा प्रभावित मराठावाड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में जल संकट के अस्थायी समाधान के लिए देश के पहले वाटर ग्रिड की जो योजना थी घोषित की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है समझाने के चक्कर में, तो इसलिए मुझे इस पे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, तब ये पूरा हो जाएगा इसका 100 प्रश्न पूरे। तो भारत का जो महान्यायवादी अधिवक्ता है
अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी से पूछा जाता है। तो दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी महाधिवक्ता है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये सेट सेकंड वीक कंप्लीट हो गया है। अब अंतिम और लास्ट सेट है सेट 3, उसमें हम इसको पूरा समाप्त कर देंगे। उसके बाद 50 प्रश्न रीजनिंग से हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो हम पूरा आपको रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर पूरा करवा देंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द ही और अच्छी तरीके से पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती रह गई हो या छूट गई हो, कहीं पे गलती हो गई हो, तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको बता देना, जिससे हम उसका समाधान कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।